गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से इनेट इम्यूनिटी पढ़ेंगे और इनेट इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फैक्टर्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, जिसमें हम लोग 4 फैक्टर पढ़ चुके हैं और लास्ट फैक्टर हमारा जो है जो अदर फैक्टर्स के तहत रखा गया है, इसे रखे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अदर फैक्टर में कि कौन कौन सा फैक्टर इनेट इम्यूनिटी को मदद करता है। सबसे पहला है टेम्परेचर, दूसरा है इन्फ्लामेशन, तीसरा है फीवर एंड पायरेक्सिया। फीवर एंड पायरेक्सिया, तो ये टेम्परेचर, इन्फ्लामेशन एंड फीवर एंड और पायरेक्सिया ये कैसे इनेट इम्यूनिटी को मदद करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिजीज। तो कैसे देखिए, हम लोग टेम्परेचर सबसे पहले पढ़ेंगे। It is also important and determining the innate immunity. It is also important in determining the innate immunity. Innate immunity को determine करता है कौन? टेम्परेचर। कैसे डिटरमाइन करता है देखेंगे। Chicks are highly immune at 40 degree centigrade body temperature. Chicks are highly immune at 40 degree centigrade body temperature. If body temperature lowered below 40 degree centigrade, they are sensitive to anthrax disease. इसका मतलब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर चिक्स का बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या उससे एबव है तो वो एंथ्रेक्स डिजीज उसे नहीं हो सकता। किसे नहीं हो सकता? तो चिक्स को। अगर चिक्स का बॉडी टेम्परेचर लोअर हो गया बिलो द 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसे डर है एंथ्रेक्स डिजीज न पकड़ने। तो एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर जो है ये चिक्स के लिए एक रेसिस्टेंट भी है, दूसरा सेंसिटिव भी है। रेसिस्टेंट कब है? एबव द 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और सेंसिटिव कब है? लोअर द 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर? तो बॉडी टेम्परेचर। दूसरा हम लोग देखेंगे ट्यूबरक्यूल बैसिली। ट्यूबरक्यूल बैसिली विच आर पैथोजेनिक टू मैमल्स विल नॉट इन्फेक्ट द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जितने भी ट्यूबरक्यूल बैसिली जो है ये सभी एनिमल्स के लिए हानिकारक है। क्या है? पैथोजेनिक है, ठीक है। मगर ऐसे एनिमल भी हैं जो कोल्ड ब्लडेड हैं, उसके लिए ट्यूबरक्यूल बैसिली जो है पैथोजेनिक नहीं है। तो ये टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर किसी के लिए फायदेमंद है तो किसी के लिए नुकसानदायक है। किसके लिए नुकसानदायक है? ट्यूबरक्यूल बैसिली विच आर पैथोजेनिक टू मैमल्स विल नॉट इन्फेक्ट द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उसे ट्यूबरक्यूल बैसिली कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उसे ट्यूबरक्यूल बैसिली क्या करेगा? पैथोजेनिक फॉर्म में उसे नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट हमारा है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन भी क्या करता है? हमें हमारे इनेट इम्यूनिटी को मदद करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? द सेलुलर एंड वस्कुलर चेंजेस काउज्ड बाय द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू सेल्स एंड टिश्यू। फिर देखिए, द सेलुलर एंड वस्कुलर चेंजेस caused by the entry of pathogens into cells and tissue causing injuries or irritation are known as inflammation. किसी भी कारणवश अगर मुझे चोट लग जाता है या हमारा किसी भी प्रकार बस हमें कोई चीज इरिटेट करता है, जैसे कोई इंसेक्ट हमें काट लिया, काटने के बाद वो क्या किया? तुरंत इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी पर होने लगा, तुरंत फूलने लगा। तो क्या हुआ? हमारा सेलुलर जो है वास्कुलर में चेंजेस आ गए। जो बॉडी हम स्किन हमारे एपिथेलियल सेल्स अभी नॉर्मल है, यहाँ पर अगर कोई इंसेक्ट काट लिया, मधुमक्खी काट लिया, कुछ भी, तो देखिएगा आप तुरंत इन्फ्लामेशन हो जाता है, तुरंत ये फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? फूलने का कारण है causing the injuries or irritation are known as inflammation. There are several causes of टिश्यू डैमेज,
और हम बहुत सारा कारण देखेंगे हमारा, जो कि हमारा टिश्यू डैमेज होता है। किस किस कारण बस डैमेज होता है हम लोग देखेंगे। जैसे कि हीट, अगर हम कोई काम करते हो, खाना बनाते हो, तो हमारा हाथ अगर पक जाता है, हमारा शरीर अगर पक जाता है, आग से जल जाता है, आप देखिएगा कि तुरंत वहां पर इन्फ्लामेशन फूल जाता है और फूलने के बाद उसमें पानी भर जाता है। देखिए, सच एज हीट, रेडिएंट एनर्जी, शार्प नाइफ, हमारा हाथ अगर किसी कारण बस कट गया, कहीं से भी कट गया, तो तुरंत वहां पर देखिएगा थोड़ा सा इन्फ्लामेशन हो जाता है। शार्प नाइफ के द्वारा, एसिड से, बेसेस से, इलेक्ट्रिसिटी से, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स के द्वारा, एंड पैथोजेंस के द्वारा लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये सभी जो है हमारे लिए हार्मफुल है, पैथोजेनिक हमारे लिए है। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ही ये हमारे शरीर में पहुंचता है, तो हमारे बॉडी के अंदर का जो क्या कहते हैं रेगुलरिटी है, उसमें चेंज आने लगता है। क्या आने लगता है, जैसे पहला हम लोग देखे क्या, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, अभी कि इन्फ्लामेशन का कैरेक्टर क्या क्या सब है। इन्फ्लामेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स, नेमली इन्फ्लामेशन जो है ये 4 कैरेक्टर्स को फॉलो करता है। तो इन्फ्लामेशन क्या फॉलो करता है, तो स्वेलिंग, सबसे पहले स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग के साथ साथ पेन शुरू हो जाता है, रेडनेस, लाल हो जाता है हमारा स्किन, उसके बाद और वो देखिएगा तो थोड़ा गर्म भी लगता है, हीट हो जाता है। तो ये है इन्फ्लामेशन का कैरेक्टर्स। हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम लोग देखेंगे इन्फ्लामेशन जो है इसका क्या क्या रेस्पॉन्सेस है। इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्सेस आर बेनिफिशियल एंड हैव द फॉलोइंग फंक्शंस। इन्फ्लामेशन का कुछ रेस्पॉन्सेस भी है और इसका कुछ फंक्शन भी है। तो क्या फंक्शन है, इन्फ्लामेशन डिस्ट्रॉय द हार्मफुल एजेंट्स and removes from infected sites. It replaces the tissue. It releases antimicrobial factors. It causes clotting of fibrin. It collects the phagocytes at the infected area. तो देखिए इन्फ्लामेशन का क्या क्या सब काम है। इन्फ्लामेशन होने के कारण यह क्या करता है, डिस्ट्रॉय द हार्मफुल एजेंट्स एंड रिमूव्स फ्रॉम इन्फेक्टेड साइट्स। ये हार्मफुल एजेंट्स को डिस्ट्रॉय करता है, साथ साथ उसे रिमूव भी करता है। कहां से, तो इन्फेक्टेड साइट से, इन्फेक्टेड एरिया से उसे रिमूव कर देता है। और इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन रिप्लेसेस द टिश्यू, या उस टिश्यू को भी रिप्लेस करता है जो कि हम उस हमारे शरीर के लिए या उस बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। इट रिप्लेसेस द टिश्यू, इट रिलीज एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स। ये क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स को भी रिलीज करता है। कहाँ, इन द बॉडी। इट कॉजेस क्लॉटिंग ऑफ फाइब्रिन, हमारे बॉडी में जो फाइब्रिन रहता है, हमारे ब्लड में जो फाइब्रिन पाया जाता है, वह उसको क्लॉटिंग करने का भी काम करता है। इट कलेक्ट्स द फेगोसाइट्स एट द इंफेक्टेड एरिया, इंफेक्टेड एरिया से यह फेगोसाइट्स को कलेक्ट करता है। अब नेक्स्ट हमारा है फीवर और पायरेक्सिया। ये क्या मदद करता है इनेट इम्यूनिटी में, हमारे बॉडी को फीवर जो हमारे बॉडी में जो फीवर होता है, इससे हमें फायदा है या नुकसान है, देखेंगे। एन एबनॉर्मल हाई बॉडी टेम्परेचर, एन एबनॉर्मल हाई बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज फीवर। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से जब ज्यादा हो जाता है, तो उसे कहते हैं हमें फीवर हो गया। विच इज काउज्ड बाय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। फीवर क्यों होता है, जब हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारा बॉडी में क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे हम लोग कहते हैं कि हमें फीवर हो गया है। अब पता है, अराइज इन बॉडी टेम्परेचर इज ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म।
हमारे बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ना यह नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के तहत आता है। हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस क्या है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड समटाइम्स इट इज कॉल्ड बॉडी थर्मोस्टेट। क्या कहलाता है? बॉडी थर्मोस्टेट कहलाता है। हाइपोथैलेमस सेट्स द बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? हाइपोथैलेमस ब्रेन कंट्रोल का एक पार्ट है और ये क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को सेट कर देता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका फॉरेनहाइट में हम लोग देखेंगे 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर इस टेम्परेचर से हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ता है हम लोग कहते हैं कि हमें फीवर हो गया। अब हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। जैसा कि हमने आप लोग कहा हाइपोथैलेमस जो है यह ब्रेन कंट्रोल का एक पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये प्रोड्यूस करता है ए सिक्रीशंस प्रोस्टोग्लैंडिन्स। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस ए सिक्रीशंस प्रोस्टोग्लैंडिन्स। These prostaglandins results hypothalamus to high temperature। ये प्रोस्टोग्लैंडिन सिक्रीशन के कारण ही हाई टेम्परेचर बॉडी का होता है। These prostaglandins results hypothalamus to high temperature। अब नेक्स्ट कहता है हाई टेम्परेचर होने का कारण क्या कैसा होता है? Which leads to fever। जो कि क्या करता है? फीवर में तब्दील हो जाता है। यहाँ में कहते हैं हमें फीवर हो गया। फीवर होने का कारण क्या है? हाइपोथैलेमस जो है ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स का सिक्रीशन करता है और ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स के कारण ही हाई टेम्परेचर होता है। फीवर हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। फीवर होना भी बहुत अच्छी बात है। अगर फीवर नहीं होगा तो भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। फीवर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। जैसे ही हमें फीवर होता है तो हमारे शरीर में जो फॉरेन एंटीजन प्रवेश करता है वह उसका ग्रोथ को रोक देता है। तो फीवर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। एट हाई टेम्परेचर बॉडी टिश्यू फंक्शन बिकम्स रैपिडली। जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो हमारा जो बॉडी टिश्यू जो है इसका फंक्शन जो है वो बहुत तेजी से काम करने लगता है। फीवर आल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। फीवर जो के कारण क्या होता है? स्टिमुलेट्स होता है। किसका स्टिमुलेट होता है? प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन का। फीवर हेल्प्स टू एक्टिव द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फीवर जैसे ही हमारे शरीर को होता है तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है हमारे बॉडी का वो एक्टिव हो जाता है। तो ये था हमारा इनेट इम्यूनिटी। अब हम लोग कहेंगे कि अगर फीवर होता है तो तुरंत हम लोग पैरासीटामोल खा लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फीवर हो तो हमें वेट करना चाहिए क्योंकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के अंदर जो पैथोजन प्रवेश कर चुका है वह उसे किल करता है और उसके ग्रोथ को रोकता है। और हमें या तो कोई कंबल या रजाई ओढ़ के तत्काल सो जाना चाहिए जिससे भी हमारा टेम्परेचर डाउन होता है। अगर बर्दाश्त से फाजिल हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब हमें फीवर का दवाई पैरासीटामोल खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग इनेट इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जैसा कि हमने कहा है कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब्सक्राइब कर दें और हम बेल बटन को भी दबा दें। लाइक भी करना है तो लाइक भी कर दें जिससे हमारा जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो वो आपको तुरंत पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो वॉल्यूम है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के तहत हम आप लोगों को ये पढ़ाएंगे जिसके तहत आप एक नए नए चीज को जानेंगे, नए नए ज्ञान हासिल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।